हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं कि प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा कल का क्वेश्चन था कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन है? तो कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 2, यह मेरा कल का क्वेश्चन था दोस्त। आज का हम लोग इतिहास के बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। इसमें है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। आधुनिक इतिहास के जितने भी पुस्तकें हैं उस सब का सारा के सारा डिस्कस होगा हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। सुनिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था बाबू? तो ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। यानी ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। यानी कहने का मतलब है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास था ना, कौन है? आनंद मठ। तो यह जो था ना बाबू, इसमें कथा जो था एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम। अनहैप्पी इंडिया के रचना किसने किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया की रचना किया था। जबकि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के 3 और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। एक तो है ब्रह्म क्रॉनिकल जो कि अंग्रेजी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, और मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। मीरात उल अखबार खुद ही कहते हैं 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के कौन जिला में? हुगली जिला में। अच्छा सर, मृत्यु कब हुआ था? तो 1833 ब्रिस्टले में। 1833 ब्रिस्टले में नहीं, ब्रिस्टले कहाँ है? तो इंग्लैंड में। सुनिए, तो ये तो था द इंडियन मुसलमान्स किसकी रचना है? द इंडियन मुसलमान्स किसकी रचना है? तो W.W. हंटर की रचना है। W.W. हंटर की रचना है। कौन बाबू? तो द इंडियन मुसलमान्स किसकी रचना है? W.W. हंटर की रचना है। तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना किया था। और के दत्ता, कौन बाबू? के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना किया था। किसने? के दत्ता ने, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है हम बता रहे हैं, ठीक। सुनिएगा, बी.डी. सावरकर ने कौन लिखा था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। आर.सी. मजूमदार रिवोल्ट ने क्या लिखा था? तो द सिपवाई म्यूटिनी ऑफ द 1857, यानी जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, तो द सिपवाई म्यूटिनी एंड द ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार, ठीक। अच्छा, S.B. चौधरी किसका है बाबू? तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, यानी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, इसके कौन है रचनाकार? तो H.C. मुखर्जी। सुनिएगा, सैयद अहमद खान ने अपने विचारों पर प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल इखलाक के रचना कौन किया था? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान आपको जानकर बात की खुशी होगी उस समय कि जानकर ये इस बात के लिए कि यह बहुत सक्रिय थे, खास करके मुसलमान के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया था। कौन? सर सैयद अहमद खान। 1875 में एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिसको कि आगे चल के नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, उसकी स्थापना 1875 में किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने ही। और सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का
प्रचार का एक पत्रिका निकाला था, अपने विचार उसमें रखे थे। उस पत्रिका का नाम क्या था? तहजीब उल इखलाक, यानी सभ्यता एवं नैतिकता, इसका मतलब कि पुस्तक का नाम था इनके अहमद खां के विचारों का एक पत्रिका था, उसका नाम क्या था? तहजीब उल इखलाक, तहजीब उल इखलाक था। अल हिलाल पत्रिका किसका है बाबू? अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल पत्रिका था। यह अभी हाल फिलहाल में दरोगा के जो हुआ है एग्ज़ाम, उसमें पूछा है कि अल हिलाल किसकी पत्रिका था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के आत्मकथा का क्या नाम था? द विंग्स ऑफ फायर, नहीं, विंग्स ऑफ फायर, यह अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम था, जबकि पत्रिका कौन था ना? अल हिलाल। ठीक है। स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टोए की पुस्तक है। अगर पूछेगा कि स्प्रिंग टाइगर किसका पुस्तक है, तो ह्यूग टोए की पुस्तक है। ठीक, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवन पर आधारित है। और पूछ देगा कि स्प्रिंग टाइगर ह्यूग टोए की पुस्तक है, ठीक है, यह पुस्तक किसकी जीवन पर आधारित है? तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। टुवर्ड्स स्ट्रगल, देखिए, स्ट्रगल इज माय लाइफ, यह सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का नाम है। लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रगल यानी स्ट्रगल की ओर, यह पुस्तक किसकी है बाबू? तो जयप्रकाश नारायण के। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना यूनिवर्सिटी से त्याग दिया, पढ़ाई अपना त्याग कर क्या कर दिया था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। और इनको कौन से जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। समझ में आया क्या? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के, देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बताया तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कोई डाउट? द इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अच्छा, द इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद ने विंग्स ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, विंग्स ऑफ फ्रीडम। अच्छा, उस समय क्या बोला था मैं? आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर ना, विंग्स ऑफ फ्रीडम में होगा। ठीक है, विंग्स ऑफ फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, यह किसका पुस्तक आत्मकथा का नाम था? अबुल कलाम आज़ाद का। इनके अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका का क्या नाम था? अल हिलाल। ठीक है। अमेरिका ने विटनेस टू इंडियाज पार्टीजन्स, फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी आधारित है। स्प्रिंग टाइगर किसके जीवन पर आधारित है? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंग टाइगर किस पर आधारित है? जीवनी पर। तो सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूग टोए किसकी पुस्तक के नाम है? ह्यूग टोए स्प्रिंग टाइगर पुस्तक के लेखक है। इनके जीवन किसके जीवन पर आधारित है बाबू? सुभाष चंद्र बोस के। भगत सिंह ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, यह किसने लिखा था? भगत सिंह ने। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। अच्छा, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल के। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? भगत सिंह। ठीक। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड किसकी है? तो भगत सिंह की पुस्तक है ना। अच्छा जी, बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सही सुमेलित नहीं है, मैं इसको नहीं बताएंगे, जो सुमेलित है वही बताएंगे। सुनिए, सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन लिखा था। दी ड्रीमलैंड किसकी है? तो लाला रामशरण दास के। ये रामशरण दास के पुस्तक के क्या नाम है? दी ड्रीमलैंड।
अब भगवती चरण वोहरा के कौन है? द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम। ठीक है, सुनिए, अनाइहिलेशन अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है बाबू? ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी के जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेसन द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस द्वारा लिखी गई है। अच्छा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास के लेखक, इसके लेखक कौन है? दुर्गादास। यानी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर इसके लेखक कौन है? दुर्गादास। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर इंडिया डिवाइडेड के। अच्छा सर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के दुर्गादास, कोई दिक्कत है? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। अनहैप्पी इंडिया किसका था? लाला लाजपत राय का। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के पुस्तक का नाम था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। पुस्तक कौन? दादा भाई नौरोजी। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस धर्म के थे? पारसी धर्म के। ठीक। अच्छा, रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा था। देखिए, डिवाइडेड इंडिया कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस, सॉरी राजेंद्र प्रसाद। डिवाइडेड इंडिया कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा था। और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने और डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही समय बारीकी से सोचना है, अन्यथा हचपच हो जाएगा सब दोस्त। अच्छा, गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीजन पुस्तक, यानी गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीजन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीजन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीजन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीजन पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अच्छा, बंगवासी, देखिए बंगाली पत्रिका का प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, लेकिन अगर कहे कि बंगवासी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था बाबू? तो जोगेंद्रनाथ बोस ने। जोगेंद्रनाथ बोस ने बंगवासी पत्रिका का प्रकाशन किया था। वंदे मातरम का अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका के रचना किसने किया था? अरविंद घोष। और जबकि वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था ना। कोई दिक्कत है? तो वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल नेहरू। यानी अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था बाबू? तो मोतीलाल घोष। जबकि शिशिर कुमार घोष है ना। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका के नहीं, इसमें देखिए गलत दे दिया है, इसमें होना चाहिए शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने, जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के सरकार में कौन सा एक्ट के तहत? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और रातों रात इसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफ़र किया गया। किसका? अमृत बाजार पत्रिका का। पीपल्स प्लान का मसौदा
पीपुल्स प्लान का मसौदा भारतीय संघ की ओर से एम एन राय ने तैयार किया था। पीपुल्स प्लान किसने दिया था? एम एन राय ने दिया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। द ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर H.C. हॉडसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। H.V. हॉडसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन? द ग्रेट डिवाइड। जबकि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है बाबू? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीजन राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर। ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ के रचयिता कौन है? रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त की है। यानी कैप्टिव लेडी किसकी पुस्तक है बाबू? माइकल मधुसूदन की, याद रखिएगा। कैप्टिव लेडी। अच्छा, गोरा किसका रचना है? गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर के गोरा की रचना किए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और द ब्रोकन विंग किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू के। द ब्रोकन विंग किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू के पुस्तक है। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो 1912 में। 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद W.B. इट्स ने किया था। W.B. इट्स ने। और 1913 में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। इस प्रकार भारत ही नहीं पूरे एशिया के प्रथम नोबेल प्राइज विजेता कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत है? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था बाबू? तो 1913 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश में दमनपल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सुनिएगा। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात को समझिएगा आराम से, ठीक है। कि 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में क्या किए थे कि मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अच्छा सर, पिंगली वैंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। किसने? पिंगली वैंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन, जैसे ये ऊपर रहना चाहिए हरा, नीचे हरा रहता है ना, ऊपर केसरिया, बीच में कौन रहता है? सफ़ेद। तो इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था वो पिंगली वैंकैया द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब पटाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी पटाभी जो सीतारामैया थे ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैडम ब्लात्विस्की एवं कर्नल अलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो मदनपल्ली था ना बाबू, यह बहुत इम्पोर्टेंट जगह था। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में यह बहुत फेमस जिला था। चित्तूर जिले के अंतर्गत मदनपल्ली एक जगह का नाम था। वहीं से पिंगली वैंकैया नायडू ने क्या किया था कि ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। एक तो समझ में आ गया। अब देखिए, लड़का लोग को इतना याद रहता है कि पिंगली वैंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था? रूपरेखा तैयार किया था या डिजाइन तैयार किया था, ठीक है सर। लेकिन अगर पूछ दे कि वह किस स्थान से किया था, मतलब किस स्थान पर उसका डिजाइन किया था, तो आंध्र प्रदेश के कौन सा? चित्तूर जिला से याद कर लीजिए। चित्तूर जिला के मदनपल्ली में, ठीक है। अच्छा, वहीं से पटाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, ठीक है। और सर, मैडम ब्लात्विस्की और कर्नल अलकॉट ने सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वहीं से किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय भी कहाँ बनाए थे? चित्तूर जिला के मदनपल्ली में ही बनाए थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था बताइए? थियोसॉफिकल 1784 में किसका हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
इंडिया के। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? आप लोग दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना कब हुआ था। सुनिए, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे बाबू? महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड किसके पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना राम मनोहर लोहिया ने की थी। यानी द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। द व्हील, देखिए द गिल्टी वाला भी था, राम मनोहर लोहिया किया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। हिंद स्वराज्य किसने लिखा था? महात्मा गांधी। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद के। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद के। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? बाप रे बाप, महात्मा गांधी कम नहीं थे। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में, कब बाबू? हिंद स्वराज्य में ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था उसको बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया है। अरे साहब, यानी हिंद स्वराज्य जो पुस्तक है वह किस भाषा में लिखे थे महात्मा गांधी? गुजराती भाषा में। और महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यकारिणी परिषद पर की गई थी। 1909 में लिखे थे इस पुस्तक को गुजराती भाषा में, और महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कार्यकारिणी पर की गई थी कि जैसा वह कार्य कर रहा था उस हिसाब से उस पर यह बोले थे। इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के रचना किसने किया था? तो M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। और बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अच्छा जी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया। यानी इसका प्रकाशन जो है ना, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 1955 में तो महात्मा गांधी की मृत्यु हो गया था। नहीं, उससे पहला ही ना, मतलब कि उससे पहला ही ना 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लेकिन इसका 30 जनवरी 30 बोले हैं, कितना बोला गया? ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद में 1955 में हरियर का मार्शल पकड़ लिए थे। ठीक है, 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। कौन से पुस्तक? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। बहुत सुंदर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, टेररिस्ट के रचना कौन किए थे? दिलीप मुखर्जी। टेररिस्ट के रचना किसने किया था? दिलीप मुखर्जी। नेशन इन मेकिंग के रचना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी के। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। ठीक है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड की रचना किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल की रचना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया फॉर इंडियंस की रचना चित्तरंजन दास। ठीक है। सुनिए, फ्रीडम एंड एट मिडनाइट की रचना किसने किया था? तो लैरी कॉलिंस डोमिनिक ने, लेपियरे ने। ठीक है, लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियरे ने किसके रचना किया था? फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आधी रात की स्वतंत्रता। आधी रात की स्वतंत्रता। लिविंग एन एरा की रचना किसने किया था? लिविंग एन एरा
की रचना किसने किया था? डीपी मिश्र ने। डीपी एन एरा ऑफ डार्कनेस की रचना किसने किया था? एन एरा ऑफ डार्कनेस की रचना किसने किया था? चलिए दोस्तों, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। कुफरी चिप्सोना 2, ठीक है, आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी है? तो चावल, गेहूं और दलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य है कि देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो यह कौन सी कुछ फसलें के अंतर्गत कौन सी आती हैं? तो चावल, गेहूं और दलहन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज तथा चावल है ना जो बाबू, यह निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आता है मोटा अनाज और कौन सा? चावल। अब सर मोटे अनाज में कौन आ जाएगा? बाजरा आ जाएगा, ज्वार, मक्का, ये सब का आ जाएगा मोटे अनाज में। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रह करता है, वह कहलाता है प्रकंद। वह क्या कहलाता है? तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। ना आदमी कहता है कि क्या खोई बस शकरकंद, यानी प्रकंद। क्या चीज़? प्रकंद। तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, वह खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। निम्न में से कौन सा अनाज के दानों का उत्पाद है? तो ओट मिल। ओट मिल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनाज के दानों का उत्पाद है? तो ओट मिल। ओट मिल, ओट मिल। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो जापान को। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जा रहा है? जापान में। याद रखिएगा, मंडुआ यानी कोदा का निर्यात जापान को किया जा रहा है। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। यानी मूंगफली हो गया, तिल हो गया एवं बाजरा, ये सब की कृषि जो है ना बाबू, शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती हैं। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती हैं। इन फसलों की सिंचाई किस पर निर्भर करती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं। देखिए, लोबिया, मूंग, अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में किया जाता है। यानी लोबिया का प्रयोग खाद्य में किया जाता है, खाद्य बनाने में। किसका? लोबिया का प्रयोग। मूंग का प्रयोग चारा में, मूंग का प्रयोग, और अरहर का प्रयोग दलहन के रूप में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? यानी भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है? तो कौन है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। पूर्णतः जैविक खेती वाला। पूर्णतः जैविक माने वह कोई भी खाद्य कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, सुनिए। भारत में पश्चिम बंगाल में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। सुनिए, भारत के पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यानी अगर पूछेगा कि ताजे जल की मछली में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे अधिक मछली कह देगा तो आंध्र प्रदेश होगा। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है
बोरॉन कैसा है बाबू? सूक्ष्म पोषक तत्व है। पूसा बासमती धान के लिए, पूसा बासमती जो है ना धान के लिए संस्तुत उर्वरक खुराक है, उर्वरक खुराक है, खुद ही कहते हैं। सेब का खाने योग्य भाग कौन है? मीसोकार्प, मीसोकार्प यानी सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? मीसोकार्प, याद रखिएगा मीसोकार्प। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है बाबू? 15%। यानी विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, लेकिन पूरे विश्व का कितना परसेंट भारत उत्पादन करता है? 15% उत्पादन करता है। अब प्रथम स्थान पर फल उत्पादन में कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पर भारत है। अब भारत पूरे विश्व के फल जितना उत्पादन होता है उसका 15% अकेले भारत उत्पादन करता है। इसी तरीक़े से बात करें कि सबसे अधिक दलहन कौन सा? तो सबसे अधिक दलहन भारत उत्पन्न करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक सब्जी कौन उत्पादन करता है? चीन। दूसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन में भारत है। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं है। जूट है, मूंगफली या गन्ना, ये सब कैसी फसल है? नकदी फसल है। सुनिए, सरसों के प्रजाति के नाम क्या है? वरुणा, वरुणा सरसों की प्रजाति के नाम है। मटर के प्रजाति के नाम है रचना, रचना लड़की के नाम होला ना, तो रचना से याद कर लीजिए, मटर के प्रजाति है। अलसी जो ना कि तीसी दोस्त कहते हैं हम लोग भोजपुरी में, तीसी, तो उसको अलसी कहते हैं हिंदी में, और उसके प्रजाति का नाम है नीलम। का चीज? नीलम, नीलम सब लड़की के नाम पर नीलम। अलसी यानी तीसी के प्रजाति के क्या नाम है? नीलम। तो एक के भोजपुरिया में कहेगा दोस्त लीलम, ठीक है। यानी ना, नीलम को लीलम आदमी कहता है। यानी अलसी का प्रजाति का नाम क्या है? नीलम। चन्ना का राधे, राधे राधे यानी चन्ना। राधे किसका प्रजाति का नाम है? चना के प्रजाति के नाम है। फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। सरसों के प्रजाति के नाम है वरुणा, वरुणा, ठीक है। किसकी प्रजाति? सरसों। मटर के रचना, अलसी के, अलसी यानी तीसी के, ठीक, अलसी के नीलम, चना के राधे, राधे, ठीक है। सुनिए, गेहूं जो है वो फ्लेरिस, गेहूं के खरपतवार का नाम क्या है बाबू? तो फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस, ठीक है। बथुआ का वानस्पतिक नाम? बथुआ जो खाती हो साग, बथुआ के साग खैले पड़ा जना, बथुआ के सागवा के, बथुआ के साग का वानस्पतिक नाम सुनिएगा क्या है दोस्त? चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम। चलिए, तो बथुआ के वनस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। उसका साग खा के बम बम कीजिए एल्बम का, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ के वनस्पतिक नाम है। अच्छा सर, मटर के खरपतवार का क्या नाम है? प्याजी। मटर के खरपतवार के नाम प्याजी है। बरसीम के खरपतवार का नाम क्या है? काशनी, काशनी। बरसीम के खरपतवार के नाम काशनी, ठीक है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ था, वह कौन सा प्रथम शाकनाशी था? शाकनाशी माने जानते हो क्या होता है? खरपतवारनाशी। वह कौन सा था जिसका विश्व में उत्पादन हुआ था प्रथम बार? तो 2,4-D, 2,4-D ये क्या है? तो कीटनाशक है। 2,4-D क्या है? 2 यानी 2,4-D क्या है? एक खरपतवार कीटनाशक है। यह परीक्षा में हजारों बार पूछा है, ठीक है। नाबी एमजी, नाबी एमजी क्या है बाबू? तो यह गेहूं की एक किस्म है। नाबी एमजी, नाबी एमजी किसकी किस्म है? तो गेहूं की एक किस्म है, ठीक है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। यानी मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है किसका बाबू? तो 3 वर्षीय, 3 वर्षीय फसल का उदाहरण है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है तो 3 वर्षीय, 3 वर्षीय, ठीक। गुलाबी काली चंपा, गुलाबी काली चंपा, सुल्ताना,
अनाव ए शासी आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। अंगूर की काली चंपा, चंपा लड़की के नाम होला ना, तो काली चंपा किसकी है, तो अंगूर के प्रजाति के नाम है। गुलाबी तो अंगूर के प्रजाति है, ठीक है। अच्छा सर, सूरजमुखी किस मौसम में उपजता है, तो सभी मौसम में। सूरजमुखी जो है ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, शिशिर, हेमंत, जौन कहिए तौन में उपज होता है। लेकिन खरबूजा जायद फसल है, गर्मी के दिनों में खरबूजा ना। कपास खरीफ वर्षा ऋतु कपास। अलसी रबी फसल। अलसी क्या है, अलसी माने तीसी रबी की फसल है। अच्छा जी, शून्य जुताई खेती का क्या तरीका है। देखिए, शून्य जुताई खेती करने का यह वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं, उसी को शून्य जुताई खेती कहते हैं। यानी ऐसी खेती जिसको बिना जोते हम कई वर्षों तक बार बार उस पर फसलें उगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शून्य जुताई खेती कहते हैं। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। अगर खेत का जोताई नहीं होगा तो उसमें नमी बना रहेगा, नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। यानी अगर फसल के कुछ अवशेष अगर उसी में, जैसे हार्वेस्टर से धान काटा ना, हार्वेस्टर के धान काट कर उसमें हार्वेस्टिंग के जो हुआ पीछे गिरा उसका जो खरपतवार, उसी तरीक़ा से छोड़ दिया जाए तो खेत का नमी बरकरार रहेगा, नहीं कोई दिक्कत। आइए, स्टॉक फार्मिंग क्या है बाबू। स्टॉक फार्मिंग तो पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार में। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक पशुओं का घनत्व कहाँ है, बिहार में। घनत्व मतलब समझ रहे हैं, कम एरिया में ज़्यादा पशु कहाँ रहती हैं। घर है ये नहीं कि तब वो आदमी एके में पशु पल्ले बांध, समझ में आ रहा है ना। तो 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बिहार में, याद रखिएगा। अच्छा सर, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। गाय बैलों की संख्या 1/3, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती हैं। वह कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर पूरे भारत के गाय बैलों की संख्या के 1/3 खाली ये 3 राज्य में पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर गाय बैलों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भैंस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। और गाय बैल मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक पशुओं का घनत्व कहाँ पर, बिहार में ना। बिहार में बहार है। अब फिर से नीतीश कुमार हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है, तो जमुनापारी। जमुनापारी बाबू बकरी जो है वह 2.5 से 3 केजी दूध का उत्पादन करती है प्रतिदिन। 2.5 से 3 केजी, इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 केजी दूध का उत्पादन होता है जमुनापारी से। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो थारपारकर प्रजाति राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है। और सर राजस्थान में पाई जाती हैं, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं थारपारकर प्रजाति। अब थारपारकर प्रजाति जो है बाबू यह कहाँ पर, राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं, तो हलीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। हलीकर जो है ना, हलीकर नस्ल के पशु जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक में। बाकी थारपारकर राजस्थान में, राठी राजस्थान में और मेवाती राजस्थान में पाया जाता है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती हैं वह कौन सी है, तो साहिवाल। यानी साहिवाल गाय जो होती है ना वह सबसे ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक। साहिवाल गाय प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती हैं। इसकी दुग्ध देने की क्षमता सबसे अधिक होता है।
साहिवाल गाय के। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यानी 2020 के अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत है प्रथम पर। पहले था कौन? अमेरिका, जबकि अब अमेरिका आ गया है दूसरे स्थान पर, भारत है प्रथम पर। तो पहले पुराना वाला जो बुक पढ़िएगा तो उसमें प्रथम पर दिया है अमेरिका, लेकिन इधर कौन हो गया है? भारत। 2020 के आंकड़ा पलट गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बाबू? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज, हाँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में। ठीक है, कौन बता देगा? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो बताइए कि MS स्वामीनाथन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? बहुत सुंदर, तमिलनाडु में हुआ था। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन एन बोरलॉग को, नॉर्मन एन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। इन जो बोरलॉग थे ना, उनका जन्म USA में हुआ था, लेकिन कर्म क्षेत्र मैक्सिको था। कर्म क्षेत्र अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन वह सारा प्रोसेस सर्च कहाँ पर, रिसर्च कहाँ पर, पढ़ाई कहाँ पर किए थे सारा चीज़? तो मैक्सिको में। हरित क्रांति के बताइए, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए दोस्त, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ऐसे ही अपने दोस्तों के पास आज भी शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस साल के दूसरे दिन में। ठीक है, और ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये साल बहुत सफलपूर्ण होगा। आप भी सफल होइएगा, हम भी सफल होंगे, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, करते रहना है हम लोग को जब तक कि सफल नहीं हो जाते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा दोस्त कि बताइए, खाली चट्टानों पर उगने वाले कवक को, खाली चट्टानों पर उगने वाले कवक को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, खाली चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को, खाली चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।